तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पर क्राउन प्रिंस ने टेलर को वह एंशियंट पावर यानी कि स्टार ऑफ लाइट दे दी थी, जिससे टेलर ने अपने पैरों को फिर से हील कर लिया था। उसके बाद प्लाजा में पूरी क्रॉसमन फैमिली आती है, जिसके तुरंत बाद ही क्रेजी मेज ने प्लाजा के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे चारों तरफ सिर्फ क्योस मच गया था। और फिर क्रेजी मेज ने उन सब की तरफ मैजिक बॉम्ब से अटैक कर दिया था, जिसे डॉज करना इम्पॉसिबल था। इसलिए केल मजबूरन अपनी एंशियंट पावर मैजिकल शील्ड का यूज करता है, जिससे वह तो उस एक्सप्लोजन को रोक लेता है, लेकिन वह खुद काफी इंजर्ड हो जाता है। लेकिन केल ने क्रेजी मेज के लोकेशन को पहले से ही चोईहान को बता दिया था, जिससे चोईहान की मुलाकात क्रेजी मेज से हो जाती है। और उस लड़ाई के दौरान चोईहान ने क्रेजी मेज के एक हाथ को काटकर उसे तुरंत ही जला दिया था। और फिर केल आराम और खुद को रिकवर करने के लिए रॉयल पैलेस के वीआईपी रूम में रुकता है, और वहां पर उससे मिलने के लिए क्राउन प्रिंस आता है। और क्राउन प्रिंस को ध्यान से देखकर ड्रैगन को पता चलता है कि क्राउन प्रिंस कोई इंसान नहीं है, बल्कि वह किसी और रेस का है। इन सब के बाद क्राउन प्रिंस ने केल से पूछा कि उसे रिवार्ड के तौर पर क्या चाहिए, और केल ने इसके जवाब में कहा था, मुझे काफी सारा पैसा चाहिए। और अब आगे अगले सीन में हम देखते हैं, जहां पर केल से मिलने के लिए एरिक और वह सभी लोग आए थे। तभी एरिक केल से कहता है, मैंने सुना है कि तुम काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो। यह सुनकर केल एरिक से कहता है, मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी सी भी पावर नहीं है और मैं अपने बेड से उठ भी नहीं सकता। यह सुनकर एरिक घबरा जाता है। तभी केल अपने पेट के ऊपर हाथ रखते हुए एरिक से कहता है, मुझे मेरे पेट के अंदर काफी अजीब फील हो रहा है और ऊपर से मेरा पेट दर्द कर रहा है। और फिर अपने मन में कहता है, आज मैंने पूरा दिन कुछ भी नहीं किया, ऊपर से मैं बस खाता रहा और सोता रहा। मुझे लगता है इसी वजह से मेरे पेट के अंदर काफी ही ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी एरिक केल से कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम हमसे कह सकते हो। एमिरल भी कहती है, हाँ यंग मास्टर, एरिक ने सही कहा, हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। उनको अपनी इतनी ज्यादा चिंता करता हुआ देखकर केल उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, जिसे मुस्कुराता हुआ सिल्वर और रेड देख रहे थे। तभी केल उन सभी से कहता है, जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम सभी मुझसे यहाँ बस मिलने के लिए आए हो। यह सुनकर एरिक परेशान हो जाता है और फिर गिलबर्ट और एमिरल की तरफ देखता है, और फिर अपने पास से एक लेटर को निकालते हुए केल से कहता है, हम सभी जो नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके बारे में यह रिपोर्ट है। जिस लेटर को केल ले लेता है, एरिक आगे कहता है, मैंने सोचा कि अगर मैं आपको यहाँ देखने के लिए आ रहा हूँ तो मैं अपने साथ इस लेटर को भी ले आऊं। तभी केल उस लेटर को ओपन करता है, जिसके अंदर लिखा था, तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं नॉर्थ ईस्ट में समुद्री सेना बनाने के लिए इन्वेस्ट करूंगा। जिस लेटर को पढ़कर केल गिलबर्ट और एमिरल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि गिलबर्ट फाइनली मान गया कि वह नॉर्थ ईस्ट में एक समुद्री सेना बनाने में मदद करेगा। तभी एरिक केल से कहता है, और यह न्यूज जल्द ही हैनिट्यूस टेरिटरी में पहुंच जाएगा और हम सब साथ मिलकर जल्द ही इस प्रपोजल को लेकर आपके टेरिटरी में आएंगे। यह सुनकर केल एरिक से कहता है, क्या आप सभी ने क्राउन प्रिंस से मुलाकात की? यह सुनकर एरिक कहता है, हाँ, हम सभी ने डिसाइड किया है कि आज रात हम सभी क्राउन प्रिंस से बात करने के लिए जाएंगे। अगर उन्होंने इस समुद्री सेना के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाया तभी हम अपने प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं। यह सुनकर केल उन सभी से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि यह सभी चीजें काफी आराम से हो जाएंगी। और फिर उस लेटर को बंद करते हुए कहता है, मुझे मालूम है कि
आप सभी काफी ही ज्यादा बिजी हैं, इसलिए आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को खुद लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसे आप अपने सर्वेंट के जरिए फ्यूचर के अंदर मुझे भेज सकते हैं। तभी एरिक कहता है, नहीं, हम सभी यहाँ आपसे मिलने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि आप भी इन सभी चीजों में शामिल हो गए हैं। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, तो ठीक है, अब हम सभी यहाँ से चलते हैं, इसलिए आप आराम करिए। यह सुनकर केल कहता है, ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर वहाँ केल से मिलने के लिए रोजलिन और चोइहान आए हुए होते हैं। तभी हम केल को देखते हैं जो अपने मन में कुछ सोच रहा था, और फिर हम चोइहान को देखते हैं जो काफी शांति से साइड में खड़ा था। तभी केल चोइहान से कहता है, तुम उसके साथ जा सकते हो। तभी रोजलिन कहती है, यंग मास्टर केल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे चोइहान और लॉक की जरूरत है। रोजलिन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, रोजलिन ने अब अपने आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपने किंगडम में वापस लौटना होगा। अगर सबको पता चल गया कि वह अभी भी जिंदी है तो उसके ऊपर और भी ज्यादा असासिन अटैक करेंगे, इसलिए उसे जल्द से जल्द अपने किंगडम में लौटना होगा। और अब उसे पता चल गया है कि क्रेजी मेज काफी ही ज्यादा पावरफुल है, जिसका मतलब उसके दुश्मन और भी ज्यादा पावरफुल हैं, और हो सकता है कि रास्ते में उसके ऊपर कोई अटैक कर दे, जिसकी वजह से वह अपने साथ काफी ही ज्यादा स्ट्रांग लोगों को लेकर जाना चाहती है, जिससे उसके ऊपर कोई भी मुसीबत ना आए। तभी केल रोजलिन से कहता है, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं मिस रोजलिन, आपने हम सभी की काफी ही ज्यादा हेल्प की है, इसलिए यह नेचुरल है कि हम भी आपकी मदद करेंगे। और ऊपर से मिस रोजलिन और चोइहान फ्रेंड हैं, ऊपर से मिस रोजलिन लॉक की बड़ी बहन लगती हैं। क्या मैंने सही कहा? यह सुनकर रोजलिन मुस्कुराते हुए कहती है, आपका ऐसा कहने के लिए शुक्रिया। तभी अचानक से चोइहान कहता है, नहीं, मेरा बस एक ही काम है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। केल कहता है, चोइहान, और फिर अपने मन में कहता है, मुझे चोइहान को रोजलिन के साथ भेजना होगा, जिससे मैं होने वाले युद्ध के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं और छुपने के लिए किसी जगह को ढूंढ सकूं। तभी केल चोइहान से कहता है, मैं कभी भी नहीं मरूंगा। और फिर काफी ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अब मेरे पास काफी सारा पैसा है और मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, और ऊपर से मैं एक आराम की लाइफ जी सकता हूँ। मैं वह सभी चीजें करूंगा जिससे मैं एक लंबी लाइफ जी सकूं। और ऊपर से अभी के लिए मेरे पास ब्लैक ड्रैगन है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए मुझे चोइहान की जरूरत नहीं है। और ऊपर से ड्रैगन के सामने चोइहान कुछ भी नहीं है। तभी चोइहान केल की बात को सुनकर कहता है, मुझे लगता है कि मुझे आपको लेकर ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। तभी केल लॉक से कहता है, लॉक इधर आओ। यह सुनकर लॉक केल के पास आ जाता है। तभी केल लॉक से कहता है, मैं तुम्हारे सभी भाई बहनों का ध्यान रखूंगा, इसलिए तुम मिस रोजलिन के साथ उनके किंगडम में उन्हें छोड़ने के लिए जाओ और हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर 3 महीने के अंदर आ जाना। यह सुनकर लॉक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हेजिटेट करने लगता है। तभी केल लॉक से कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारे डील को भूल गए हो? और फिर आगे कहता है, यह एक सिंबल है जिसे लेकर तुम्हें हैनिट्यूस टेरिटरी के अंदर वापस लौटना होगा, क्योंकि मैं वहीं पर तुम्हारे सभी भाई बहनों के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसलिए तुम्हें वहां पर लौटना होगा। यह सुनकर लॉक केल से उस लेटर को ले लेता है और कहता है, क्या मेरे पास भी लौटने के लिए कोई जगह है? तभी केल लॉक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, यहाँ पर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम लौट सकते हो, और याद रखना कि तुम्हें 3 महीने के अंदर आना होगा। यह सुनकर लॉक काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3 महीने के अंदर वहाँ पर आ जाऊं, और काफी खुश होता है। तभी केल अपने मन में कहता है, नोवेल के हिसाब से अभी की स्टोरी काफी अलग है, लेकिन मैं इतना ध्यान रखूंगा कि नोवेल के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वह सेम रहे। लेकिन यह काफी अच्छी बात है कि मुझे आगे की कुछ स्टोरी
ही पता है, इसलिए मुझे फ्यूचर के अंदर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन यह काफी बुरा है कि मैं इनके साथ बिकॉक्स को नहीं भेज सकता। लेकिन जब रॉन अपनी छुट्टी मनाने के बाद वापस आ जाएगा तो मैं बिकॉक्स को रॉन के साथ भेज दूंगा। तभी दरवाजे को खोलकर हांस अंदर आता है और कहता है, यंग मास्टर। हम उसके हाथ में देखते हैं जहाँ पर एक लेटर होता है और फिर हांस केल से आगे कहता है, यंग मास्टर, आजकल काफी ही ज्यादा अफवाहें फैल रही हैं, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि हिज मैजेस्टी आपको एक अवार्ड देना चाहते हैं जो कि एक मेडल है। यह सुनकर केल हैरान हो जाता है और फिर उस लेटर को उठाकर उसे खोलता है जिसके अंदर लिखा था, केल हैनिटियोस जो हमारे देश की शान है और सभी नोबल के अंदर वह सबसे बहादुर नोबल हैं जो हमारे देश को फॉरेस्ट ऑफ द डार्कनेस से काफी सालों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस लेटर को पढ़कर केल अपने मन में परेशान होते हुए कहता है, मुझे पता था कि यह होने वाला है, लेकिन सच में यह एक सर दर्द है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां पर प्लाजा वाले इंसिडेंट को एक हफ्ते हो गए थे और केल कैरेज के अंदर बैठकर प्लाजा की तरफ जा रहा था और फिर उसका कैरेज आकर प्लाजा के बाहर रुकता है। तभी ड्रैगन कहता है, यहाँ पर आए हुए काफी लंबा समय हो गया। हम केल को देखते हैं जो प्लाजा के अंदर जा रहा था, जहाँ पर साइड में खड़े सभी लोग केल को देखकर आपस में बात करने लगते हैं और फिर कहते हैं, यह तो हमारे यंग मास्टर केल हैं जिन्हें अब शील्ड हीरो के नाम से जाना जाता है। इस निकनेम को सुनकर केल काफी हैरान होता है और वह सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं, जल्दी से वहाँ देखो, हमारे शील्ड हीरो वहाँ से जा रहे हैं। हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो काफी ही ज्यादा खुश होता है और फिर मुस्कुराते हुए केल से कहता है, यंग मास्टर केल, मुझे लगता है कि वे सभी लोग आपको शील्ड हीरो कह रहे हैं और मुझे लगता है कि आप जैसे कूल यंग मास्टर के लिए यह निकनेम काफी अच्छा है। वाइस कैप्टन की बात को सुनकर केल सुन पड़ जाता है और फिर परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या शील्ड हीरो, आखिरकार यह किस तरह का निकनेम है? मुझे सच में काफी ही ज्यादा शर्म आ रही है। तभी वह मुस्कुराते हुए वाइस कैप्टन से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे ड्रिंक कर लेना चाहिए और वैसी हरकत करना चाहिए जैसे मैं रोज करता हूँ, तो उसके बाद कोई भी मुझे इस निकनेम से नहीं बुलाएगा। केल की बात को सुनकर वाइस कैप्टन हैरान हो जाता है और फिर केल से कहता है, यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि आज आपको ड्रिंक करना चाहिए क्योंकि आप अब भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं। यह सुनकर केल भी वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है, हाँ उसने सही कहा, मैं अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ क्योंकि उस दिन मैंने अपने शील्ड की पूरी पावर यूज कर ली जिससे मैं काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसकी वजह से मेरी शील्ड की पावर भी बढ़ गई। लेकिन यह काफी अच्छी बात है कि उस एक्सप्लोजन से ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ और सभी लोग बच गए। तभी हम कुछ पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर केल एक मैजिकल ऑर्ब के जरिए अपने फादर से बात कर रहा था। तभी उसके फादर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, उन हरामखोरों की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें उनमें से किसी का फेस याद है? और फिर आगे गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए उन सभी को मार डालेंगे। आखिरकार उन सभी की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे ऊपर हमला करने की? मैं उन सभी को मार डालूंगा। अपने फादर के ऐसे रूप को देखकर केल भी काफी हैरान होता है। तभी उसके फादर आगे कहते हैं, केल, हमेशा याद रखना कि हम लोग शांत रहते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी फैमिली कमजोर है। हम इसलिए हमेशा शांत और न्यूट्रल रहते हैं क्योंकि हम काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। कोई भी हमारे सामने टिक नहीं सकता। इसलिए फ्यूचर के अंदर तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा जो चीज तुम्हारे साथ प्लाजा के अंदर हुआ था। अपने फादर की बात को याद कर कर केल अपने मन में कहता है, उन्होंने सच कहा था। जब से मैं पैलेस से निकला हूँ तब से मुझसे कोई भी मिलने या फिर मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं आया है। मुझे लगता है कि जब मेरे फादर को पता चला होगा कि मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ तो उन्हें लगा होगा कि मुझे आराम करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों को किया होगा। और फिर एरिक और उन सभी के बारे में सोचते हुए कहता है, यहाँ तक कि एरिक और वह सभी लोग
भी नहीं आए। मुझे लगता है इससे मैं अपने कामों को और भी ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ। तभी हम प्लाजा के गेट पर एक गार्ड को देखते हैं जो केल को देखकर कहता है, यंग मास्टर केल। तभी केल कहता है, मैं यंग मास्टर केल हूँ, क्या तुम्हें मेरी आईडी चेक करने की जरूरत है? यह सुनते ही वह गार्ड केल को अंदर जाने के लिए परमिशन दे देता है और कहता है, यंग मास्टर केल आप अंदर जा सकते हैं। यह सुनकर केल प्लाजा के अंदर जाते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया और तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन हम उस गार्ड को देखते हैं जो अपनी चमकती आंखों से केल को देख रहा था और उसे काफी एडमायर कर रहा था। हम प्लाजा के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर केल आ गया होता है। केल को देखकर एरिक कहता है, केल। तभी केल कहता है, एरिक तुम सभी यहाँ पर पहले से ही आ चुके हो। और फिर वहाँ पर जाकर एक सीट पर बैठ जाता है। लेकिन वहाँ पर बैठे सभी लोगों की नजर सिर्फ केल पर थी और वह सभी लोग केल को घूर रहे थे। उन सभी को अपनी तरफ इस तरह देखता हुआ देखकर केल अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि इन सभी लोगों ने उन सभी अफवाहों के बारे में सुन लिया होगा कि केल हैनिट्यूस ने मेडल लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने डिसाइड किया है कि वह अपने मेडल को किसी और को दे देंगे। और ऊपर से वह प्लाजा वाले इंसिडेंट की वजह से काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। लेकिन फिर भी किंग के बुलाने की वजह से वह इस सेरेमनी के अंदर आ गए। तभी केल आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, आज का मौसम काफी ही ज्यादा सुंदर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सभी यहाँ पर आज उन सभी को रिस्पेक्ट देने के लिए आए हैं जो लोग उस इंसिडेंट के अंदर मारे गए थे। तभी एमिरल केल की तरफ देखते हुए केल से कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उस दिन काफी मेहनत की थी यंग मास्टर केल। यह सभी चीजें सिर्फ आपकी वजह से हो पाई है। एमिरल की बात को सुनकर केल काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुम सभी लोग किस बारे में बात कर रहे हो? लेकिन वह सभी लोग केल को देखकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। तभी केल एमिरल से कहता है, क्या आप आज यहाँ से जा रही हैं? एमिरल कहती है, हाँ आपने सही कहा और मुझे लगता है कि कल आप यहाँ से जाएंगे। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द ही हमारे टेरिटरी के अंदर आएंगे। यह सुनकर केल कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं सच में समुद्र को देखना चाहता हूँ। एमिरल कहती है, तो ठीक है, आप वहाँ पर आकर आराम भी कर सकते हैं। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ आपने सही कहा, मैं जरूर वहाँ पर आऊंगा। और फिर अपने मन में कहता है, मुझे आराम की जरूरत नहीं है, अगर मैं वहाँ पर आया तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। और फिर खुश होते हुए कहता है, एंशिएंट पावर मैं जल्द ही आने वाला हूँ, तुम बस मेरा इंतजार करो। और फिर अपने मन में कहता है, लेकिन मेरे पास वहाँ पर जाने के लिए बस एक ही रीजन नहीं है, क्योंकि जल्द ही किंगडम के अंदर जितने भी नोबल्स रहते हैं उन सभी को पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक मिलिट्री बेस बनने वाली है। हो सकता है कि पहले से इसके बारे में सभी लोगों को पता चल गया होगा, नहीं तो जल्द ही सभी लोगों को पता चल जाएगा। तभी गिलबर्ट और एमिरल मुस्कुराते हुए कहते हैं, यंग मास्टर केल आप अपना ध्यान रखिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा भी ध्यान रखिएगा। तभी हम किंग को देखते हैं जो सीधा माइक के पास चला जाता है और फिर माइक को पकड़ता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उसकी आवाज गूंज जाती है। तभी किंग कहता है, आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और फिर आगे कहता है, और यह हमारी दूसरी बार है कि हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से भी नहीं डरते और कभी न डरेंगे। हम सभी ने साथ मिलकर हाल ही में काफी बड़ी परेशानियों का सामना किया है, लेकिन हमारे देश के बहादुर नाइट जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट कर लिया। किंग की बात को सुनकर केल उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या अभी अभी किंग ने मेरी तरफ देखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर ड्रैगन केल से कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि क्रॉसमैन फैमिली के ऊपर सन गॉड की कोई भी ब्लेसिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं कि क्रॉसमैन फैमिली ही रॉयल फैमिली है। ड्रैगन आगे कहता है, मैं उनके अंदर से सन गॉड की कोई भी डिवाइन पावर को फील नहीं कर सकता। और ऊपर से क्रॉसमैन फैमिली के सभी लोग काफी ही ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ
हूँ कि क्राउन प्रिंस काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है। ड्रैगन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब रॉयल फैमिली यानी कि क्रॉसमन फैमिली का मानना है कि उनके ब्लड के अंदर डिवाइन पावर है। तो यह सब बस एक झूठ है। मुझे सच में एक और सीक्रेट पता चल गया। तभी केल ड्रैगन से कहता है, हमें इन सभी चीजों को और भी ज्यादा गहराई से जानने की जरूरत नहीं है। चलो ऐसा बर्ताव करते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता। और फिर ड्रैगन से कहता है, चलो इन सभी बातों को सीक्रेट रखते हैं। यह सुनकर ड्रैगन भी खुश होते हुए कहता है, ठीक है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर किंग आगे कहता है, आज हम उन सभी बहादुर हीरो को अवार्ड देने वाले हैं जिन्होंने हमारे देश को प्रोटेक्ट किया है। तभी हम देखते हैं जहाँ पर किंग अपने खुद के हाथों से दो नाइट को मेडल दे रहा था, क्योंकि केल ने मेडल को लेने से मना कर दिया था। तभी वह दोनों नाइट किंग के आगे झुक जाते हैं, जिन्हें देखकर ड्रैगन कहता है, इंसान सच में काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। तभी हम वैनियन को देखते हैं जो कहता है, यंग मास्टर केल। यह सुनकर केल कहता है, यंग मास्टर वैनियन क्या हुआ, क्या आपको कुछ चाहिए? और फिर वैनियन को देखते हुए कहता है, यह अभी भी स्टैन फैमिली के अंदर नहीं गया। और फिर आगे अपने मन में कहता है, इंसिडेंट के बाद काफी सारे नोबल्स अपने घर लौट गए, क्योंकि उन्हें डर था कि फिर से उनके ऊपर अटैक हो सकता है। लेकिन फिर भी वैनियन अभी तक यहाँ पर रुका हुआ है। तभी वैनियन केल से कहता है, मैंने सुना है कि आपने मना कर दिया कि आपको कोई भी मेडल नहीं चाहिए, कि आपको पूरा यकीन है कि आप बाद में चलकर रिग्रेट नहीं करेंगे। वैनियन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है, आखिरकार वह मुझसे ऐसी बातों को क्यों पूछ रहा है। तभी ड्रैगन वैनियन को देखकर गुस्से में कहता है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। ड्रैगन की बात को सुनकर केल परेशान होते हुए कहता है, लिटिल ड्रैगन प्लीज शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर उसे नहीं मार सकते। तभी केल अपने मन में कहता है, मैंने इसलिए मेडल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम को हिस्ट्री बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाए। रॉयल लाइब्रेरी के सबसे टॉप फ्लोर पर उन सभी किंग के बारे में लिखा है जिन्होंने इस किंगडम के ऊपर रूल किया था, और उसके नीचे वाले फ्लोर पर उन सभी हीरोज के बारे में लिखा है जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और ऊपर से उन्हें हर महीने पैसे मिलते रहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें काफी ही ज्यादा सम्मान मिलता है। लेकिन यह एक जंजीर की तरह है कि जैसे रॉयल फैमिली आपको खुद से जकड़ कर रखती है। सबको लगता है यह एक सम्मान की बात है, लेकिन यह मेरे लिए एक जंजीर है। और जल्द ही युद्ध होने वाला है, जिसके बाद प्लाजा में हुए इंसिडेंट को कोई भी याद नहीं रखेगा। और फिर अपनी सीट से खड़ा होते हुए कहता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे रिग्रेट हो। और जब एक बार वार शुरू हो जाएगा तो सभी लोग सब कुछ भूल जाएंगे, उन्हें बस एक ही चीज याद रहेगा, एक भयानक युद्ध। और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पहले ही अपना रिवार्ड मिल चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अभी तक जिंदा हूँ, मेरे लिए इतना काफी है। और फिर वैनियन से कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे सबके सामने जाने से शर्म आती है, और मैं काफी शर्मीला हूँ, इसलिए मैंने अवार्ड को लेने से मना कर दिया। केल की इतनी बचकानी बात को सुनकर वैनियन काफी हैरान होता है। तभी किंग कहता है, तो आज के सेरेमनी को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और मैं एक महान राजा हूँ जो हमेशा के लिए इस मोमेंट को याद रखेगा कि आज के दिन हमने किस किस को खोया है, और हम कभी भी उन सभी ब्रेव हीरो को नहीं भूलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मरे हुए लोगों के ग्रेव पर फूलों को रख रहे थे, और उन सभी ग्रेव के सामने खड़े होकर प्रेयर कर रहे थे। तभी केल अपने मन में कहता है, क्राउन प्रिंस ने मुझसे कहा था कि मुझे यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे भी मुझे यहाँ पर आना ही था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी को खोने का क्या दर्द होता है। और फिर अपने सीने के ऊपर हाथ रखता है। केल को अचानक से अपने सीने के ऊपर हाथ रखता हुआ देखकर एरिक घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, केल क्या तुम्हें तुम्हारे सीने के अंदर दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है? एरिक को खुद के बारे में इतना चिंता करता हुआ देखकर केल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, जिसकी वजह से एरिक शर्मा जाता है। तभी केल अपने
सीने के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे पहले ही काफी सारा पैसा मिल गया है, जिन सभी पैसे को मुझे क्राउन प्रिंस ने दिया है और ऊपर से क्राउन प्रिंस ने मुझे गोल्डन प्लेक दिया है जिसका मैं 2 बार यूज कर सकता हूँ। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं इससे 2 ब्रेड खरीद लूं या फिर 2 पूरा माउंटेन, क्योंकि मैं इस गोल्डन प्लेक से कुछ भी खरीद सकता हूँ और इसका 2 बार यूज कर सकता हूँ। और फिर आगे अपने मन में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि अभी के लिए क्राउन प्रिंस क्या सोच रहा है। वह सोच रहा होगा कि मैं इस गोल्डन प्लेक का यूज करते हुए कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ, लेकिन सच में उसने काफी बड़ी गलती कर दी। केल के ऐसे फेस को देखकर ड्रैगन परेशान होते हुए कहता है, आखिरकार तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो। और फिर आगे कहता है, कमजोर ह्यूमन, तुम्हें और भी ज्यादा सावधान रहना चाहिए। ड्रैगन की बात को सुनकर केल अपने आसपास देखता है, जहाँ पर प्लाजा में बैठे सभी लोग सिर्फ केल को ही घूर रहे थे। जिन सभी को देखकर केल वहां से जाते हुए कहता है, जब मैं एक बार इस कैपिटल से बाहर चला जाऊंगा तो मुझे पूरा यकीन है कि यह सभी लोग मुझे भूल जाएंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हम केल को देखते हैं। तभी ड्रैगन केल से पूछता है, तुम इन सामान के साथ क्या करने वाले हो। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए ड्रैगन से कहता है, मैं एमिरल के टेरिटरी में समुद्र के अंदर बनने वाले भौरों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर आगे अपने मन में कहता है, मैंने असल में प्लान किया था कि मैं अभी के लिए वहां पर नहीं जाऊंगा और अभी बस अपने दोनों एंशिएंट पावर का यूज करूंगा, लेकिन पहले मेरे पास ब्लैक ड्रैगन नहीं था, लेकिन अब है, तो इसलिए मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर ड्रैगन से कहता है, जब तक तुम्हारा पेट भर नहीं जाता तब तक तुम खाने को खाओ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर बिलोस केल से कहता है, मुझे नहीं पता कि आपने क्या चुराया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह चीज काफी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिलोस की बात को सुनकर केल मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ऐसी बात है, क्या इस वजह से मैं थोड़ा सा फेमस हो गया। केल की बात को सुनकर बिलोस कहता है, हाँ आपने सही कहा, आप काफी ही ज्यादा फेमस हो गए हैं। और फिर केल को ड्रिंक करता हुआ देखकर कहता है, लेकिन अभी के लिए क्या यह ठीक है कि आप ड्रिंक कर रहे हैं। बिलोस की बात को सुनकर केल कहता है, आपके सामने मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ड्रिंक पी रहा हूँ, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर बिलोस मुस्कुराता है और फिर अल्कोहल की बोतल को उठाकर अपने गिलास को भरने लगता है और कहता है, आपने जैसा वादा किया था आपने उस आइटम को मुझे सेफली वापस कर दिया। बिलोस माना टूल की बात कर रहा है, तभी बिलोस अपने पास से एक बॉक्स को निकालता है और कहता है, और आपने जिस चीज के लिए मुझसे कहा था वो चीज यह रही। बिलोस की बात को सुनकर केल उस बॉक्स को देखते हुए अपने मन में कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पहले गोल्डन प्लेक का यूज कहाँ पर करूँ, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं इसका यूज किसी चीज को खरीदने के लिए करूंगा और मैं इससे कुछ समय को खरीदूंगा। लेकिन रोन किंगडम काफी ही ज्यादा परेशानी पैदा करता है। नहीं, रोन किंगडम के अलावा काफी सारे नॉर्थ के नेशन हैं जो हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं, इसलिए मुझे उस मोमेंट का इंतजार करना होगा और उसके लिए प्रिपेयर होना होगा जब वे लोग रोन किंगडम के अंदर आएंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सबसे पहले कुछ टाइम को परचेस करूंगा। मैंने इसे इसलिए खरीदा है जिससे मैं इस एम्पायर से बाहर जाकर कॉन्टिनेंट के सेंटर में चला जाऊं और मेरे रास्ते के बीच में विजार्ड स्लेयर और जंगल ऑफ द क्वीन भी पढ़ेंगी। इसलिए मुझे टाइम की जरूरत है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अब मेरे पास काफी सारे लोग हैं। और फिर बिलोस से कहता है, बिलोस क्या तुम इंटरनेशनल ट्रेड करते हो। केल की बात को सुनकर बिलोस कहता है, यंग मास्टर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। जल्द ही बेस्ट कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से तबाह होने वाला है और वह समय मेरे जैसे मर्चेंट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिससे हम कुछ पैसे बना सकते हैं। बिलोस की बात को सुनकर केल कहता है, तो मर्चेंट प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आगे कहता है, जल्द ही विपर किंगडम काफी बड़े कियोस में फंसने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको इसके बारे में पहले से ही पता है। तभी बिलोस
बिलोस केल से कहता है, यंग मास्टर केल, आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह से और भी ज्यादा प्रॉफिट बना सकता हूँ? केल कहता है, लोगों से। और फिर अपने मन में कहता है, जब एक बार मेजिस की अलायंस हार जाएगी तो उसके बाद पूरा मैजिक टावर तबाह हो जाएगा और मेजिस के रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि सिविल वार के अंदर सारे मेजिस मारे जाएंगे। और ऊपर से विपर किंगडम एक ऐसा देश है जो मैजिक आइटम को प्रोड्यूस करता है और काफी सारे मेजिस वहीं पर रहते हैं और उन्हें पॉलिटिक्स से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन सिविल वार के अंदर वे सभी मेजिस मारे जाएंगे तो उनके पास सिर्फ एक ही पर्सन आएगा जो है क्राउन प्रिंस अल्बेरू। और फिर आगे अपने मन में कहता है, उसके बाद तबाह हुए मैजिक टावर को फिर से बनाया जाएगा जिसे बनाने वाली रोजलिन होगी जो एक आर्क मेज बन जाएगी। तभी बिलोस कहता है, क्या आपने अनुमान लगा लिया है कि मेजिस हार जाएंगे? तभी केल अपने मन में कहता है, बस यहाँ पर एक ही रास्ता है जिससे विपर किंगडम प्रोग्रेस करेगी, लेकिन मुझे कुछ अलग चाहिए। मुझे विपर किंगडम का मैजिक आइटम चाहिए क्योंकि विपर किंगडम कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मैजिक आइटम को प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। इसलिए मुझे सिविल वार के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। और फिर बिलोस से कहता है, जब एक बार मैजिक टावर तबाह हो जाएगा तो तुम मुझे तुरंत ही बता देना। बिलोस कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? केल कहता है, इसके बारे में तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। केल की बात को सुनकर बिलोस मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। यह सुनकर केल भी मुस्कुराने लगता है और अपने मन में कहता है, अगर मुझे समय खरीदना है तो इसके लिए मुझे पूरे मैजिक टावर को खरीदना होगा। जब मैं एक बार मैजिक टावर को खरीद लूंगा तो मेरे पास काफी सारा समय होगा जिससे मैं खुद को डेंजर से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं काफी ही ज्यादा कीमती हूँ। तभी बिलोस कहता है, तो ठीक है, मैं जल्द ही आपसे कांटेक्ट करूंगा। यह सुनकर केल कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी इंतजार करूंगा। और फिर अपने ग्लास को साइड में रख देता है। तभी वह अपने साइड में देखता है जहाँ खिड़की से काफी ही ज्यादा अजीब तरीके का क्रिएचर आ रहा था और उसकी बॉडी से काफी ही ज्यादा ब्लैक पावर निकल रहा था। उस क्रिएचर को देखकर ड्रैगन कहता है, मैं उसके अंदर से गॉड की पावर को फील कर सकता हूँ। उस डॉल को देखकर केल कहता है, मुझे पूरा यकीन है वह केज है। और फिर कहता है, केज, क्या यह तुम हो? केल की बात को सुनकर केज कहती है, मुझे पूरा यकीन था कि यंग मास्टर केल मुझे पहचान लेंगे। मैं इस डॉल के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं इसका सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती हूँ, इसलिए मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। केज के ऐसे अजीब डॉल को देखकर केल अपने मन में कहता है, सच में केज एक नेक्रोमेंसर है जैसा बुक में लिखा था। और फिर ड्रैगन को देखते हुए अपने मन में कहता है, उसने तुरंत ही उस डॉल को सेंस कर लिया और उसे पता चल गया कि उसके अंदर गॉड्स की पावर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि असल में ड्रैगन कितना पावरफुल है। तभी हम केज को देखते हैं जो कहती है, हम इस कैपिटल से आज जा रहे हैं। और फिर उस सोफे के ऊपर चढ़ते हुए कहती है, मुझे मालूम है कि आपको पसंद नहीं है जब मैं आपसे इस तरह कांटेक्ट करती हूँ। केल भी उसकी बात को सुनकर अपने मन में हामी भरते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तभी केस कहती है, यंग मास्टर टेलर ने मुझसे कहा है, यंग मास्टर केल, मैं मार्केस स्टैन फैमिली में लौट रहा हूँ और जब मैं उस फैमिली का हेड बन जाऊंगा और वहाँ पर जो चीज मेरी है उसे हासिल कर लूंगा तो मैं आपके पास वापस जरूर आऊंगा और आपने मेरे ऊपर जितने भी एहसान किए हैं उसे मैं जरूर रीपे करूंगा। और यही सभी चीजें यंग मास्टर टेलर आपसे कहना चाहते थे। इन सभी बातों को सुनकर केल परेशान होते हुए कहता है, तुम्हें इन सभी बातों को कहने की जरूरत नहीं थी। यह सुनकर केस कहती है, मुझे पता था, लेकिन यंग मास्टर टेलर और मुझे इन सभी बातों को किसी न किसी को तो बताना था, इसलिए हमने इन सभी बातों को आपको बता दिया। केज की बात को सुनकर केल कहता है, कितनी बकवास बातें हैं। तभी केज कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा सेफ रहें
और आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहे और फिर वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। तभी ड्रैगन कहता है, क्या इन सभी के बाद मैं वैनियन से अपना बदला ले सकता हूँ? केल कहता है, हाँ बिल्कुल। यह सुनकर ड्रैगन काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी केल अपने मन में कहता है, जिस समय वैनियन स्टैन और मार्केस स्टैन फैमिली गिरने लगेगी उस समय ब्लैक ड्रैगन अपना बदला ले सकता है। और फिर ब्लैक ड्रैगन से कहता है, जब समय आ जाएगा तो उस समय जो तुम करना चाहोगे कर सकते हो। यह सुनते ही ड्रैगन काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है। ड्रैगन को इतना खुश देखकर केल अपने मन में कहता है, देखने से लग रहा है कि ड्रैगन काफी खुश है और इन्हीं सभी की वजह से केल रात भर सो नहीं पाया और ब्लैक ड्रैगन साइड में बैठकर अपने रिवेंज के प्लान को रात भर बनाता रहा। अगले सीन में हम एक कैरेज का सीन देखते हैं जिसके अंदर रोजलिन ब्लैक ड्रैगन के साथ बैठी थी और फिर ब्लैक ड्रैगन को कुछ बुक देते हुए कहती है, यह सभी मैजिक बुक हैं जिनके अंदर रोन किंगडम के लैंग्वेज का यूज किया गया है जो काफी कॉमन लैंग्वेज है, इसलिए तुम्हें इसे पढ़ने में काफी आसानी होगी। यह सुनकर ड्रैगन कहता है, तुम्हारा शुक्रिया और ऊपर से मैं एक महान ड्रैगन हूँ इसलिए मैं इन सबको काफी जल्दी सीख लूंगा। ड्रैगन की बात को सुनकर रोजलिन हंसते हुए कहती है, हाँ आपने सही कहा, आप एक महान ड्रैगन हैं। और फिर आगे कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही आपके पास एक काफी अच्छा नाम होगा। रोजलिन की बात को सुनकर ड्रैगन खिड़की से बाहर केल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं इसके बारे में उस बिग ह्यूमन से बात करूंगा और उससे कहूंगा कि वह मुझे एक नाम दे दे। ड्रैगन की बात को सुनकर रोजलिन खिड़की से बाहर देखती है जहां पर केल चोई हान से बात कर रहा था और रोजलिन को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वह कंफ्यूज हो जाता है। तभी रोजलिन ड्रैगन से कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि यंग मास्टर केल आपके लिए काफी खास हैं और जब आप उनसे ऐसा कहेंगे तो वे आपकी बात को समझ जाएंगे। और फिर ड्रैगन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी हम कैरेज के बाहर का सीन देखते हैं जहां पर लॉक चिल्लाते हुए कहता है, जब मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा तो मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा और ऊपर से मुझे ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और फिर अपने सभी भाई बहनों से कहता है, और तुम सभी यह मेक श्योर करना कि तुम सभी यंग मास्टर केल की हर बात मानो और उनके लिए परेशानी पैदा मत करना क्योंकि अब हम सभी का फ्यूचर उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम सभी को अब और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। तभी चोई हान केल से कहता है, यंग मास्टर केल अगर आप रास्ते में क्रेजी मेज से मिलते हैं तो ड्रैगन से कह दीजिएगा कि वह उसे तुरंत ही मार डाले और आप मेरी तरह अपने समय को बर्बाद मत करिएगा क्योंकि मैं बस उसके एक ही हाथ को काट पाया और अगर मामला बिगड़ गया तो आप उसके ऊपर एक काफी बड़ा अटैक करके वहां से भाग सकते हैं जिससे आपके सर्वाइवल के चांस इंक्रीज हो जाएंगे। और उसके बाद लेकिन तभी केल उसकी बात को टोकते हुए कहता है, तुमने काफी बकवास कर ली और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें चोट न लगे। यह सुनकर चोई हान भी खुश हो जाता है और कहता है, हाँ मैं ध्यान रखूंगा। यह सुनकर केल कैरेज के अंदर जाने लगता है और फिर अपने पीछे मुड़कर देखता है जहां पर रोजलिन खड़ी थी और फिर कैरेज के अंदर चला जाता है। हम देखते हैं जहां पर कैरेज के अंदर केल के साथ ड्रैगन भी होता है। तभी केल हान से कहता है, तो अब चलो। तभी केल की नजर उस रेसिडेंस के सभी सर्वेंट पर जाती है जो केल को सर्व करके काफी खुश होते हैं क्योंकि केल ने उनके साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया था और उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया था और वे सभी केल के अच्छे जर्नी के लिए उसे गुड लक कह रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उनकी मुलाकात दोबारा जरूर हो। उन सभी की बात को सुनकर केल एक राहत की सांस लेता है और अपने मन में कहता है, मैं उनके इन सभी बकवास को सुनना नहीं चाहता और ऊपर से अब मैं कभी भी कैपिटल के अंदर नहीं आऊंगा। और फिर कैरेज में बैठकर वहां से जाने लगता है। तभी हम रेड को देखते हैं जो अपने आसपास समुद्र को देखकर काफी एक्साइटेड होती है और खुश होते हुए कहती है, मुझे काफी नमकीन महक आ रही है। तभी सिल्वर पूछता है, क्या यह सच में समुद्र है? हम केल को देखते हैं जिसके हाथ में एक
क्रिस्टल था जिसे देखते हुए वह ड्रैगन से पूछता है, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि यह क्रिस्टल कोई माना बॉम्ब नहीं है, बल्कि यह क्रिस्टल माना बॉम्ब से अलग है। ड्रैगन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम इससे एक नए माना बॉम्ब को बना सकते हो। ड्रैगन की बात को सुनकर केल काफी खुश हो जाता है। तभी हम रेड और सिल्वर को देखते हैं जो उन सभी चट्टान को देखकर काफी खुश होते हैं। तभी केल कहता है, इस जगह को हवाओं के चट्टान के नाम से जाना जाता है और इन सभी चट्टानों के बीच काफी सारे भौरे हैं जो काफी ही ज्यादा खतरनाक है और जल्द ही मेज स्लेयर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उसे वह एंशिएंट पावर द साउंड ऑफ द विंड मिल जाएगी। ऊपर से वह लॉक से भी ज्यादा स्ट्रांग है और वह मेज ब्लू उल्फ ट्राइब का एक मेंबर है और फ्यूचर में चलकर वह उल्फ किंग बनेगा और अभी से ही उसे वेस्ट कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन माना जाता है, एक चालाक बारबेरियन जिसे टायरेंट टुनका के नाम से जाना जाता है। और जैसा नोवेल में बताया गया था, अगर चीजें उसी तरह काम करती हैं तो टुनका जल्दी यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए मुझे उसके आने से पहले उस एंशिएंट पावर को पाना होगा। तभी वह अपने साइड में देखता है जहाँ पर काफी सारे वेल्स नॉर्थ की तरफ जा रहे थे। उन सभी वेल्स को देखकर केल काफी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या ये सभी वेल्स हैं? मुझे काफी बैड फीलिंग आ रही है। मुझे लगता है कि ये सभी वेल्स बस यहाँ से गुजर रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने सारे वेल्स नॉर्थ की तरफ जाएं। तभी अचानक से ड्रैगन केल से कहता है, मुझे अचानक से काफी बैड फीलिंग आ रही है। ड्रैगन की बात को सुनकर केल भी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी काफी बैड फीलिंग आ रही है और जब मुझे ऐसी बैड फीलिंग आती है तब कुछ न कुछ तो बुरा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर केल कैरेज से उतर रहा था, जिसे देखकर हांस कहता है, यंग मास्टर केल। लेकिन केल उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता, जिसे देखकर हांस केल को लेकर चिंता करते हुए कहता है, यंग मास्टर केल, क्या आप अभी भी बीमार हैं? हांस की बात को सुनकर केल कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी बैड फीलिंग आ रही है। केल की बात को सुनकर हांस हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि जब आप पहली बार इतने ऊंचे ऊंचे चट्टानों को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे ड्राइवर के पास काफी सारा एक्सपीरियंस है। हांस की बात को सुनकर केल हांस की तरफ देखता है जो ड्राइवर की तरफ इशारा कर रहा था और वह ड्राइवर हंसते हुए केल को थम्स अप देता है। तभी पीछे से कोई कहता है, यंग मास्टर केल। उस आवाज को सुनकर केल कहता है, हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया यंग लेडी एमिरल। तभी साइड से कोई नाइट आता है और कहता है, माय लेडी, हमने जिस पर्सन को रेस्क्यू किया था वह होश में आ गया है। उस नाइट की बात को सुनकर एमिरल काफी ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, उसने क्या कहा कि उन्होंने किसी को रेस्क्यू किया है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को लग रहा था कि हो सकता है वह पर्सन क्रेजी मेज यानी कि टुनका हो। केल को हैरान देखकर एमिरल केल को बताती है, हमने कुछ दिन पहले समुद्र के किनारे पर एक पर्सन को देखा, इसलिए हमने उसे बचा लिया। अब ऐसा लगता है कि वह होश में आ रहा है। एमिरल की बात को सुनकर केल को और भी ज्यादा बैड फीलिंग आने लगती है। एमिरल आगे बताती है, वह पर्सन पूरी तरीके से बेहोश था और भौरे उसे अपने अंदर खींच रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे बचाने के लिए क्या करूं, लेकिन तभी मुझे आपके बारे में याद आया जिसने प्लाजा के अंदर सभी लोगों की जान बचाई थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उस पर्सन को बचाऊंगी, क्योंकि हर एक पर्सन की लाइफ काफी ही ज्यादा कीमती होती है। मुझे लगता है कि यंग मास्टर केल मेरे आंसर को सुनकर काफी खुश हुए होंगे। केल भी हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा। एमिरल आगे कहती है, उसके कपड़े को देखकर लग रहा था कि वह विपर किंगडम से है।
एमिरल की सभी बातों को सुनकर केल अपने मन में कहता है, मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि वह पर्सन टुनका होगा, यानी कि मेज स्लेयर। हमेशा से नॉन मेजिस और मेजिस फैक्शन के बीच फाइट होती रही है, लेकिन मेजिस हमेशा से नॉन मेज को इग्नोर करते हुए आ रहे हैं और मेजिस नॉन मेजिस को बस एक बारबेरियन समझते हैं। इसलिए मेजिस नॉन मेजिस को कोई भी भाव नहीं देते। ऊपर से सभी इंसानों के अंदर सेम ब्रेन होता है, लेकिन उनके अंदर बस एक ही डिफरेंस होता है कि वे लोग अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर पैदा हुए हैं और उसी हिसाब से बड़े हुए हैं। और ऊपर से नॉन मेजिस पूरे विपर किंगडम के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि वे लोग हमेशा से सिर्फ अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं और उसे ताकतवर बनाते हैं। इसी वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया और विपर किंगडम को तबाह करके उसके ऊपर खुद रूल करना चाहते थे। लेकिन जो मेजेस हैं वे लोग काफी ही ज्यादा ताकतवर थे, इसकी वजह से उन्होंने नॉन मेजेस को हरा दिया और काफी आसानी से विपर किंगडम के ऊपर कंट्रोल कर लिया। वे लोग बस नॉन मेजेस को एक बारबेरियन समझते हैं और सोचते हैं कि वे लोग बस एक बेवकूफों का झुंड है। और फिर आगे अपने मन में कहता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम टुनका है, क्योंकि वह बहुत बड़ा बेवकूफ है। नॉवेल के अंदर बताया गया था कि वह एक स्मार्ट बारबेरियन है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि वह बस एक स्टूपिड है जो काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बेवकूफ लोग काफी ही ज्यादा डरावने होते हैं और तुम कभी भी उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। वह लोग तुरंत ही तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। तभी एमिरल केल से कहती है, यंग मास्टर केल, आपको इस पर्सन के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह काफी जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है। एमिरल की बात को सुनकर केल भी मुस्कुराते हुए कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं कर रहा। और फिर अपने मन में कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मुलाकात टुनका से ना हो, तभी उनके बीच कोई बात नहीं बचती, जिसकी वजह से वह दोनों शांत हो जाते हैं। तभी केल एमिरल से कहता है, यंग लेडी एमिरल, क्या आप हमें हमारा रूम दिखा सकते हैं? एमिरल कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या आप अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हैं? केल कहता है, हाँ आपने सही कहा, मैं अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ। तभी अचानक से एमिरल वहाँ से जाते हुए कहती है, तो हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए और आपको तुरंत ही आराम करने जाना चाहिए। और फिर केल और उन सबको एक बिल्डिंग के पास लेकर आ गई होती है। केल अपने मन में कहता है, आखिरकार अभी ही क्यों टुनका पियर हुआ है। और ऊपर से एक तरफ बिलोस की परेशानी है, क्योंकि वह फ्लिन परिवार से है और ऊपर से वह काफी ही ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बिलोस को कैसे पता चला कि सिविल वार होने वाला है। आखिरकार उसे यह जानकारी इतनी जल्दी कैसे मिल गई। मुझे उसकी बातों पर यकीन है और मैं उसके एबिलिटी को भी जानता हूँ कि वह क्या कर सकता है, लेकिन अभी के लिए उसके फैमिली के अंदर उसके पास ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए वह ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि अगर बिलोस को पता है कि जल्द ही युद्ध होने वाला है, तो इसका मतलब फिर से स्टोरी चेंज हो गई है। नोवेल के अंदर जितना बताया गया था, मुझे लगता है कि युद्ध उससे भी जल्दी शुरू हो जाएगा। और अगर मैं इन सभी चीजों को साथ में जोड़ूं, तो मुझे इतना समझ में आता है कि यह सब क्यों हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, टुनका यहाँ पर काफी जल्दी आ गया। नोवेल के अंदर मेजिस ने उसके नाव को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और उसकी काफी बेइज्जती की। उसके बाद वह बेहोश हो गया और पानी के सहारे नॉर्थ में आ गया। उसके बाद उसने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया, जिसके बाद वह वापस लौट गया। मुझे लगता है कि स्टोरी चेंज नहीं हुई है और टुनका के साथ वही हुआ है जो नोवेल के अंदर हुआ था। तभी एक पर्सन केल से कहता है, अंदर की तरफ मैं आपको गाइड करूंगा। केल आगे अपने मन में कहता है, मेजेस सबसे ज्यादा एक ही चीज से डरते हैं और उसको देखते ही वह कांपने लगते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, ह्यूमन का पिनिकल स्टेज। टुनका के पास एक ऐसी फिजिक्स है जिसकी वजह से वह समुद्र, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, लावा और दुनिया का सबसे ठंडी जगह पर
पर वह सरवाइव कर सकता है और जो भी मेजेस नेचर के पावर का यूज करते हैं वह कभी भी इस तरह के पर्सन को डिफीट नहीं कर सकते। और फिर ड्रैगन को देखते हुए अपने मन में कहता है लेकिन हो सकता है कि ड्रैगन उसे मार दे। केल को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर ड्रैगन कहता है ह्यूमन तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो। केल आगे अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि ड्रैगन उसे अपने सिर्फ सिंगल पंच से मार सकता है। तभी केल ड्रैगन से कहता है हे ड्रैगन कहता है क्या हुआ इंसान। केल कहता है थोड़ी देर के लिए तुम मेरे पास रहो और मुझसे दूर मत जाना। केल की बात को सुनकर ड्रैगन केल के पास आ जाता है और फिर भाव खाते हुए कहता है मैं आखिरकार तुम्हारी बात को क्यों सुनूं, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। ड्रैगन की बात को सुनकर केल अपने मन में कहता है वह कुछ और कह रहा है और कर कुछ और रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस छोटे से गांव में इतना शानदार रूम है और मुझे लगता है कि उबर फैमिली की हेड यानी कि एमिरल की मदर ने इसे जल्द ही बनवाया है। उन्होंने पहले से ही इस गांव को डेवलप करना शुरू कर दिया है और वह अपने प्लान्स को पूरा करना चाहते हैं। तो फाइनली 10 सालों बाद वह अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। कुछ समय बाद गिलबर्ट की फैमिली और विलमैन फैमिली साथ में काम करेंगे जिससे एमिरल की फैमिली को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और फिर समुद्र की ओर देखते हुए कहता है क्लिफ ऑफ द विंड 100 सालों से इन चट्टानों के आगे भौरे बन रहे हैं और इन भौरों की वजह से यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती है और इसी वजह से एमिरल की मदर यानी कि ओबर फैमिली की हेड इस एरिया को काफी इम्पोर्टेंस देती है। और समुद्र का किनारा आधे चांद के शेप का है लेकिन मुझे इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं इस गांव को ध्यान से देखूं तो इन सब की वजह से यह और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसलिए यह जगह सबसे अच्छा है जहां पर हम मिलिट्री बेस को बना सकते हैं। और फिर आगे कहता है अब मुझे साउंड ऑफ द विंड को हासिल करना होगा और कल ही उस आइलैंड पर जाना होगा जहां पर साउंड ऑफ द विंड है। नोवेल के अंदर टुनका यानी कि मेज स्लेयर ने बताया था कि साउंड ऑफ द विंड काफी ही ज्यादा साइलेंट पावर है लेकिन वह काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो केओस मचा सकता है। और उसी पावर के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं काफी आसानी से अगर उस पावर को हासिल कर लेता हूँ तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और फिर मुस्कुराते हुए आगे कहता है इसलिए मैं उस पावर को हासिल करने के लिए यहाँ से कल जाऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लॉक का छोटा भाई केल से कहता है इन सभी खाने को ब्रदर बीकॉक्स ने बनाया है। मुझे लगता है यंग मास्टर केल यह आपको काफी अच्छा लगेगा। और जब ब्रदर लॉक को पता चला कि हम समुद्र की ओर आ रहे हैं तो वह काफी एक्साइटेड हो गए थे। और अच्छा होगा कि आप काफी सारा खाना खाएं जिससे आप काफी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तभी हम बीकॉक्स को देखते हैं जो वहाँ पर काफी सारे खाने को बनाकर ले आया हुआ होता है और फिर उन सभी खाने को केल के सामने रखने लगता है। तभी लॉक का छोटा भाई केल से आगे कहता है यंग मास्टर केल प्लीज इसे खाइए। तभी केल कहता है तुम्हारा शुक्रिया और मुझे लगता है कि तुमने किचन के अंदर बीकॉक्स की मदद करने का अच्छा डिसीजन लिया है। यह सुनकर वह कहता है आपका शुक्रिया और फिर अपने सभी भाई बहनों के साथ वहां से जाते हुए कहता है ब्रदर बीकॉक्स क्या आप नहीं आ रहे। यह सुनकर बीकॉक्स कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर मुड़कर केल की तरफ देखता है जो बीकॉक्स को देख रहा था और फिर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है सच में बीकॉक्स मल्टी टैलेंटेड है क्योंकि वह काफी अच्छा खाना बना लेता है और ऊपर से वह काफी अच्छा बेबी सिटर है जो सभी बच्चों का ध्यान रख सकता है। तभी केल हमें कुछ पास्ट के बारे में बताता है मैं जैसे ही उबर टेरिटरी के अंदर आया वैसे ही उनमें से एक बच्चे ने मुझसे कहा हम लॉक के छोटे भाई को देखते हैं जो केल से कहता है यंग मास्टर हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। और ब्रदर लॉक ने कहा था कि हमें आपके ऊपर बोझ नहीं बनना है और हमेशा आपकी मदद करनी है। उस बच्चे की बात को सुनकर केल हैरान हो जाता है और फिर उस बच्चे से कहता है अगर तुम सभी मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम सभी जाकर किचन के अंदर बीकॉक्स की हेल्प करो। यह सुनकर वह बच्चा केल से कहता है अच्छा होगा कि हम
सभी आपको प्रोटेक्ट करें और एक नाइट की ट्रेनिंग लें जिससे हम अपना बेस्ट कर सकते हैं और आपकी मदद भी कर सकते हैं। केल कहता है अब भी तुम सभी काफी छोटे हो, इसलिए तुम्हें इतना खतरनाक काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए तुम सभी जाकर किचन के अंदर बिकॉक्स की सब्जियां काटने और खाना बनाने में मदद करो। यह सुनकर वह बच्चा मुस्कुराता है और कहता है आप बिल्कुल उसी तरह हैं जैसा ब्रदर लॉक ने बताया था, और फिर एक्साइटेड होते हुए कहता है इसलिए हम अपना बेस्ट करेंगे। दूसरा भी कहता है हाँ मैं भी अपना बेस्ट करूंगा, और फिर वह सभी बिकॉक्स की मदद करने के लिए किचन में चले जाते हैं। वह सभी बिकॉक्स की काफी मदद कर देते हैं जिससे बिकॉक्स की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वह सभी बच्चे किसी भी काम में अच्छे नहीं थे और उन सभी का ध्यान बिकॉक्स को ही रखना पड़ रहा था। केल मुस्कुराते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैंने काफी अच्छा डिसीजन लिया है। बिकॉक्स उन सभी का काफी अच्छे से ध्यान रख सकता है, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए डर लग रहा था क्योंकि बिकॉक्स मुझे काफी गुस्से में देख रहा था। वह मुझसे काफी नाराज है क्योंकि मैंने उसके पास उन सभी बच्चों को भेज दिया। तभी केल बिकॉक्स की तारीफ करते हुए कहता है आज के खाने के लिए शुक्रिया, और आज का खाना हमेशा की तरह काफी अच्छा था। यह सुनकर बिकॉक्स कहता है हाँ आपका शुक्रिया। तभी केल कहता है तुम सभी बाहर आ सकते हो। यह सुनकर सिल्वर और रेड सोफे के नीचे से निकल जाते हैं। केल कहता है क्या बिकॉक्स अपने फादर के कामों को करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रॉन जब यहाँ पर था तो वही मेरे लिए खाना लाया करता था और आज पिकॉक्स मेरे लिए खाना लेकर आया है। छोड़ो इन सभी बातों को, मुझे ज्यादा रॉन को याद नहीं करना चाहिए और मुझे नहीं लगा था कि मुझे रॉन की याद आएगी। और फिर कहता है अब तुम सभी आकर खाना खा सकते हो। यह सुनकर सिल्वर और रेड और उसके साथ ही साथ ड्रैगन भी वह तीनों मेज के ऊपर आ जाते हैं और फिर वह चारों बैठकर खाने को खाने लगते हैं। अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर केल समुद्र के किनारे होता है और एक नाव के पास खड़ा होता है। तभी केल कहता है हेलो। उसके सामने वाला पर्सन कहता है हेलो यंग मास्टर, मेरे ऊपर बस यकीन करिए क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से सेफली सेंट्रल आइलैंड पर पहुंचा दूंगा। हाँ इन्होंने सही कहा, ये काफी अमेजिंग पर्सन है और ये काफी लंबे समय से ओवर सी के अंदर रह रहे हैं और उसके अंदर हंटिंग करते हैं। लेकिन प्लीज मुझे माफ करिएगा क्योंकि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती। एमिरल की बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यंग लेडी एमिरल यह ठीक है, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और वैसे भी आपने मुझे इतने अमेजिंग पर्सन से मिलवा दिया। तभी केल कहता है तो अब हम यहाँ से 3 लोग जाएंगे, इसलिए चलो चलते हैं। यह सुनकर वाइस कैप्टन एक्साइटेड होते हुए कहता है यस सर, मैं काफी ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर केल बोट के ऊपर जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बिकॉक्स से कहता है बिकॉक्स इस समुद्र के अंदर काफी सारी अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं, इसलिए अच्छा होगा कि हम उन्हें काफी सारा पकड़ लें जिससे तुम रात को और भी अच्छा खाना बना सकोगे। केल की बात को सुनकर बिकॉक्स कहता है हाँ आपने सही कहा और आपका शुक्रिया। तभी हम सिल्वर और रेड को देखते हैं जो पानी को देखकर काफी डर रहे थे और हांस से चिपक जाते हैं। तभी हांस कहता है यंग मास्टर प्लीज अपना ध्यान रखिएगा और सही सलामत यहाँ पर वापस आइएगा। हांस की बात को सुनकर केल कहता है हाँ बिल्कुल। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो केल से कहता है मैं यहाँ पर ऊपर उड़ता ही रहूंगा और चारों तरफ नजर रखूंगा। तभी वह पर्सन कहता है यह नाव काफी हिलता है, इसलिए कस के पकड़कर बैठिएगा। और जैसे जैसे नाव हिलता रहता केल की हालत और भी ज्यादा खराब होती जाती, लेकिन यहाँ पर वाइस कैप्टन की हालत काफी ही ज्यादा खराब थी, लेकिन बिकॉक्स बिल्कुल पूरी तरीके से नॉर्मल था। तभी मछुआरा कहता है यंग मास्टर आपको नहीं लगता कि यह सभी भौरे काफी ही ज्यादा कमाल के हैं। उस मछुआरे की बात को सुनकर केल काफी अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है यह पर्सन तो काफी बहादुर है, क्या उसे पता नहीं है कि वे भौरे कितने खतरनाक हैं। और फिर वह वाइस कैप्टन के हाथ से अपने हाथ को छुड़वा लेता है। तभी मछुआरा कहता है यंग मास्टर आप जिस आइलैंड की बात कर रहे थे वह आइलैंड वहाँ पर है। मछुआरे की बात को सुनकर केल उस आइलैंड की तरफ देखता है। वह
मछुआरा आगे कहता है वह वही आइलैंड है जिसके सामने काफी सारे भौरे हैं और वह सभी भौरे काफी ही ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन केल की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे काफी अजीब फील हो रहा था और उसका पेट दर्द कर रहा था। और फिर वह आगे कहता है अगर उस पर्सन ने नाव को अच्छे से चलाया नहीं तो हम सभी भौरों के चपेट में आ जाएंगे और मेरा जो सपना है द एंशिएंट पावर साउंड ऑफ द विंड पाने का वह सपना ही रह जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर अगली वीडियो एक न्यू सीरीज पर आएगी। लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि मैं इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करूँगा। और मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूँ उसके अंदर काफी कम चैप्टर्स हैं और मैं एक ही वीडियो में उसके सभी चैप्टर्स को कवर कर दूंगा। और उस सीरीज का नाम है व्हाट अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट डीमन लॉर्ड। और ये सीरीज काफी पॉपुलर भी है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल पर्सन होता है, लेकिन एक दिन वह जिस गेम को सबसे ज्यादा खेलता था उसी गेम में डीमन लॉर्ड के बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। लेकिन इस गेम का एक ओवर पावर कैरेक्टर है जो हमारे मेन कैरेक्टर को मारना चाहता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर को सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा, इसलिए वह सरवाइव करने के लिए डिसाइड करता है कि वह खेती करेगा और इंसानों के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो अब हम इस स्टोरी के अंदर देखेंगे कि आखिरकार हमारा मेन कैरेक्टर खेती कर पाएगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इस सीरीज पर भी सपोर्ट दिखाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।